दोस्तों इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए। इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। फिर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई 4 मेंबर्स की, और इसमें कोई भी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनी थी। फिर गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर सबॉर्डिनेट कर दिया गया। फिर एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई कलकत्ता में 1774 में, और कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको प्रोहिबिट करा गया प्राइवेट ट्रेड या कुछ भी ब्राइब्स लेने से लोकल लोगों से। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपने रेवेन्यू रिपोर्ट करने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अभी देखते हैं पेट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसने क्या किया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे कंपनी के उसको डिस्टिंग्विश किया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कमर्शियल फंक्शंस और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल फंक्शंस आ गए। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल काउंसिल की जो स्ट्रेंथ थी उसको भी रिड्यूस कर दिया, जो कि पहले थे 4 मेंबर्स, अभी हो गए 3 मेंबर्स। और इंडियन अफेयर्स का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। एक और बात हुई थी, जो कंपनीज की टेरिटरीज थी इंडिया में उनको कहा गया द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, और गवर्नर की काउंसिल मद्रास और बॉम्बे में भी बनाई गई। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। कंपनी की मोनोपोली, इंडियन ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई। अभी इंडिया के साथ दूसरे ब्रिटिश सिटीजन्स भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न करा गया। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये एक फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की ओर, जो गवर्नेंस के लिए प्रोविजंस करी गई थी अब तक की। फिर एक सेंट्रल लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश किया गया, और बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस के जो लेजिस्लेटिव पावर है वो भी खारिज कर दिए गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो सब खत्म कर दिए गए, और वो एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। फिर आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट कर दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में से। तो छः मेंबर्स की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जिसमें से 4 जो मेंबर थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अपॉइंट करे गए थे, जो कि थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। इसने एक ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसने क्या किया, ये एक्ट आया था रिवॉल्ट 1857 के रिवॉल्ट के बाद। तो कंपनी का जो रूल था वो रिप्लेस हो गया क्राउन रूल से, और ब्रिटिश क्राउन की जो पावर थी वो एक्सरसाइज करने वाला था एक नया ऑफिशियल, उसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और वो उसको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ इंडिया बना दी गई जिसमें 15 मेंबर्स थे। तो अभी उसके पास सभी अथॉरिटी और कंट्रोल आ गया, और उसका एजेंट था वॉइस रॉय जो कि इंडिया में था, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो इंग्लैंड में था। गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बना दिया गया। अब से वो गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, उसको बोला जाएगा वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग पहला वॉइस रॉय था। और एक और बात करी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एबॉलिश करे गए। नेक्स्ट एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसने क्या किया, जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। तो 3 इंडियंस आ गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और प्रोविंसेस में भी और सेंटर में भी सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई। वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो इंडियंस थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी कंपनी के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था। और जब भी वो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ लेजिस्लेशन का काम करती थी तभी ये तीन जो मेंबर्स थे वो लेजिस्लेटिव बिजनेस में पार्टिसिपेट करते थे। और पोर्टफोलियो सिस्टम को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई 1861 के एक्ट में, और यहाँ से शुरू होता है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस। उसमें पहला स्टेप था
बॉम्बे और मद्रास प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो उनको रिस्टोर कर दिया गया। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसने इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जो नॉमिनेशन की फॉर्म में थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ भी एनलार्ज कर दिया, तो अभी ज़्यादा मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। और उनको एक पावर दी गई कि वो बजट डिस्कस कर सके और एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन एड्रेस कर सके। ये एक नई डेवलपमेंट थी। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इनको पार्लियामेंट रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर एलिमेंट ये इंट्रोड्यूस करने का पहला अटेम्प्ट था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका नाम बदल के कर दिया इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर थे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा के कर दी 60 कर दी, जो कि पहले 16 थी। और एक नई डेवलपमेंट थी जो कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स के लिए किया गया, जिसको कहा जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर ये भी फर्स्ट टाइम था कि किसी इंडियन को वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई, और ऐसे फर्स्ट इंडियन थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और एज अ लॉ मेंबर उनको पार्टिसिपेशन दिया गया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। सेंट्रल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया गया और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिमार्केट किया गया। एक डुअल गवर्नेंस का स्कीम लाया गया जिसे कहते हैं डायरची। प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करी गई ये कंसेप्ट। इस डायरची सिस्टम में क्या होता था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफ़र और रिजर्व। अभी रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, गवर्नर रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ, वो अपने आप डिसीजन ले सकता था। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर को एक्ट करना था। और इसी एक्ट ने सेंटर में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में थे 140 मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे 60 मेंबर्स। डायरेक्ट इलेक्शंस तो इंट्रोड्यूस हो ही गए थे। और वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें कि 6 मेंबर थे, उसमें से 3 मेंबर अभी इंडियन बना दिए गए, सिवाय कमांडर इन चीफ के, जो कि एक ब्रिटिश ही मैंडेटरी, उसका ब्रिटिश होना मैंडेटरी था। और पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश कर दिया गया। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ने क्या किया, ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए प्रोविज़न कर दी गई, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के कौन थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। लेकिन ये फेडरेशन कभी बना नहीं। फिर 3 लिस्ट बना दी गई और उसमें पावर्स डिवाइड कर दिए गए सेंटर और यूनिट्स के, और उनका नाम था फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें दोनों भी लॉ बना सकते हैं, सेंटर और प्रोविंसेस। फिर फेडरल लिस्ट में जो फेडरल लिस्ट थी उसमें 59 आइटम्स थे, सब्जेक्ट्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थे। रेसिड्यूरी पावर्स दी गई गवर्नर जनरल को, यानी कि वाइसरॉय को। एक्ट ने प्रोविंसेस में जो डायरची थी उसको एबॉलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दी गई। और उसने जो प्रोविंसेस में डायरची थी वो तो चली गई, लेकिन सेंटर में अभी डायरची चालू कर दी गई। और प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 प्रोविंसेस में ये बाई कैमरलिज्म लागू हो गया। वो 6 प्रोविंसेस थे, आसाम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस। एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी गई, और जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी वो उसको एबॉलिश कर दिया गया। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया। फिर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी गई सेंटर और प्रोविंसेस में, और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था उसको डेजिग्नेट किया गया, और प्रोविंशियल गवर्नर उनको वॉइस रॉय और प्रोविंशियल गवर्नर को नॉमिनल हेड, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट और लेजिस्लेटिव ऐसे दोनों फंक्शंस दिए गए, और एक सॉवरेन बॉडी की तौर पर वो अब इस डोमिनियन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, ऐसी प्रोविज़न करी गई। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। जो 1833 का एक्ट था, चार्टर एक्ट, उसके पहले के लॉज को रेगुलेशंस कहा जाता था, और उसके बाद के जो लॉज को एक्ट्स कहा गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था, उसने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस बना दिया 1772 में, और जुडिशियल पावर्स थी वो सेपरेट कर दी गई।
किसके कार्यकाल में? कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। फिर एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबल था, उसे डेवलप करा गया। पोर्टफोलियो सिस्टम और बजट, ये दो चीज़ों ने सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लॉर्ड मेयो का एक रिजोल्यूशन था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का, उसने विजन दे दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। 1870 में ये रिजोल्यूशन आया था। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन का जो रिजोल्यूशन था, उसे कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा, और उसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। 1921 में जनरल बजट से रेलवे बजट अलग कर दिया गया। फिर 1773 टू 1858 इस पीरियड में ब्रिटिशर्स ने पावर का पूरा सेंट्रलाइजेशन किया। फिर 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1861 का जो एक्ट आया, उसमें थोड़ा थोड़ा उन्होंने डिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, और ये डिवोल्यूशन था प्रोविंसेस में। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था। फिर 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी, जो 1919 का एक्ट था उसके प्रोविजंस के अंडर, क्योंकि 1935 के एक्ट के अंडर में जो फेडरेशन और डायरची प्रोविजंस थी वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। 1919 का एक्ट के अंडर में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी, वही वॉइस रॉय को एडवाइस करती रही 1947 तक। और हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मॉडर्न एग्जीक्यूटिव है, उसका फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। और फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कहा गया राज्यसभा और लोकसभा आज़ादी मिलने के बाद। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। अगर समझ में नहीं आई हो, आप ये दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।